हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडीपीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस के 50 प्रश्न। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने देखा होगा एमपीपीएससी या एमपी पटवारी या एमपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका एक पैटर्न होता है कि जीएस के क्वेश्चन, मान लीजिए जो एडीपीओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है वही 2-4 क्वेश्चन सेम आपको पटवारी में भी देखने मिल जाएँ। तो रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम एमपी में हुए हैं उनके क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एसएसएल। तो ये एसएसएल का फुल फॉर्म पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं केवल आपको राइट आंसर बताऊंगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या होती है, तो जो साइट होती है और उसके जो विजिटर्स होते हैं उनके बीच में जो एक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है जो सिक्योरिटी के पर्पस से होती है, वो होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ पर आंसर होगा आंसर सी। जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी फिशिंग, सी स्पैमिंग और फोर्थ ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए, डिनाइल ऑफ सर्विसेज तो आप समझते ही होंगे कि ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता आंसर। जो फिशिंग और स्पैमिंग होता है ये भी क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। लेकिन जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसका संबंध साइबर क्राइम से नहीं होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम को अपनाया गया है? देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए हैं क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 3 मेंटेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, डिजी सिस्टम, स्वयं और दर्पण। एक काम कर सकते हैं आप पहले अपना आंसर एक पेन कॉपी में लिख सकते हैं कि क्या आंसर होगा, फिर आप एवेल्युएट कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा स्वयं। स्वयं पोर्टल बनाया गया था जिसके दौरान क्या है, एजुकेशन पॉलिसी में एसेस, इक्विटी और क्वालिटी प्रदान करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने के लिए जो स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? तो देखिए, यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि जब से 5G आया है तो 5G काफ़ी चर्चा में रहा है। तो 5G की जो फ्रिक्वेंसी रेट है, फ्रिक्वेंसी रेंज है, वो क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज। तो याद रखिएगा, जो 5G का रेंज है वो कितना है, 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के मध्य में 5G का रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फेसबुक, कोरा, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो यहाँ पर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पूछा है। वैसे तो ये चारों ही कहीं ना कहीं हैं, बट अगर 4 में से राइट आंसर पूछा जाएगा तो आंसर होना चाहिए ट्विटर। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, पटवारी में भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि इसी के सिमिलर पैटर्न आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य हेतु एक प्रमुख इकाई है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ बना दी गई है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन करके दिया गया है। यहाँ पर आंसर होगा सी डैक। सी डैक का फुल फॉर्म क्या है और सी डैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा जो बताया गया है यहाँ पर कि किसका संबंध डायरेक्टली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विथ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन है सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रल नेटवर्क। तो इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर सी होगा। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। अब बात यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है तो आपको पता होना चाहिए
कि हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो है जॉन मैकार्थी। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगासस एक उदाहरण है। अगेन अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा पैगासस काफ़ी चर्चा में रहा था। पैगासस क्या है? तो पैगासस एक स्पाईवेयर है। पैगासस क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले ये टर्म चर्चा में किस देश में आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कौन सा एक तरीके से बोलना चाहिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है मेघराज, ऐरावत, बादल या मेघदूत। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेघराज। जो है वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो भारत सरकार है वो प्रोवाइड करा रही है जानकारी। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर को क्या है? लीगल एक्सेप्टेंस दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतने टफ भी नहीं है कि आप इनको सॉल्व ना कर सकें। अब जो है वो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? तो आई डोंट नो कि आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन 2011-12 का आंकड़ा पूछा गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी होगी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 63,345। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, वैसे आंसर यही होना चाहिए। फिर है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष में शुरू हुआ? तो जो आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम है ये 2018 से शुरू हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितनी प्रतिशत का हिस्सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 42% होना चाहिए। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि करंट अफेयर में कहाँ से आ गया ये, तो आपको पता होगा 2023 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो मक्का है या मोटा अनाज है उसको क्या किया है 2023 में जो मक्का वर्ष घोषित किया है, तो यहाँ पर आंसर होगा मिलेट। जो मोटा अनाज होता है वो उसकी काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, अन्य अनाजों की अपेक्षा सस्ता भी होता है, तो उसी को सुपर फूड या उत्तम खाद्य माना गया है। तो आंसर सी यहाँ पर राइट होगा। मिलेट जो है मोटा अनाज जो है वो क्या है सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। फिर 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको 2011 की जो जनगणना है उसके फैक्ट काफ़ी अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पिछला दशक मतलब 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन दिया गया है 25.6%, 20.3%, 17.7% या 26.7%। आई होप आपने राइट आंसर सोच लिया होगा कि क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 20.3%। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 168। ये तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आना चाहिए। फिर पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। 24 अप्रैल,
24 अप्रैल का दिन जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो कमेटीज़ हैं, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, लाइक 3 टायर सिस्टम किसने बताया था, 2 टायर सिस्टम किसने बताया था, ये सारे क्वेश्चन जो है पंचायती राज से रिलेटेड आप अच्छे से कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार की शक्तियों का बढ़ाना। तो ये तो सेंट्रलाइजेशन हुआ, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। स्थानीय सरकारों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो यही होना चाहिए कि जो स्थानीय सरकारों के पक्ष में जो है वो शक्तियों का स्थानांतरण किया जाएगा। या फिर आंसर होना चाहिए ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका जो सही आंसर है वो बी होना चाहिए कि डी होना चाहिए। फिर उज्जवल जनजातीय संस्कार संबंधित है, इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। आप पढ़ते आए हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन बहुत अधिक होता है। जो सिंगरौली है, सिंगरौली को क्या कहा जाता है? तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो सुहागपुर क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? कोयले का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट, सुहागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखिए, ये तो एमपी की विशेषता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा। अब आप सभी जानते होंगे कि बाणसागर जो डैम बना है वो कौन सी नदी पर बना है? तो वो सोन नदी पर बना है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी चारों ऑप्शन में आपको सोन नदी नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को शायद या तो डिलीट किया जाएगा या फिर बोनस नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ये जो 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो नहीं है। ये नॉट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया है टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, डोलोमाइट या वाइंड एनर्जी। तो इजी क्वेश्चन है ये, आप समझ गए होंगे कि जो टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। बट जो डोलोमाइट है तो ये क्या है? जो है वो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? ऑप्शन है चचाई, सारणी, विरसिंहपुर, या जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है? डोंगलिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि जो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? सारणी के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने देखा है ये एसआई में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी भी ये प्रश्न पूछ चुका है। तो इसको आप मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है। फिर खनिज से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने क्लासेस देखी हैं, मैंने पूरा ये जो खनिज वाला चैप्टर कराया है एमसीक्यू का, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था कि जो मैग्नीज़ है, तो अभी हम एक बार पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है, गलत कौन सा है। तो मैग्नीज़ बोला है दमोह में मिलता है, बॉक्साइड अनूपपुर, तो ये तो सही होगा। तांबा बालाघाट, ये भी सही होगा। और हीरा, सभी जानते हैं कि हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलता है, लेकिन जो मैग्नीज़ है वो दमोह में नहीं मिलता है। मैग्नीज़ मिलेगा आपको बालाघाट रीजन में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दमोह में मैग्नीज़ नहीं मिलता है। फिर धसान और बीना, आप देख सकते हैं कि नदियों से रिलेटेड कम से कम अभी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको जो नदी वाला चैप्टर है कि नदियों का उद्गम क्या है और नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं और उस पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। जो धसान और बीना नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो बेतवा नदी, बेतवा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। ये क्वेश्चन अगर आपने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है, भिंड। यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि अधिक वर्षा कौन से रीजन में होती है। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि जलवायु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जुलाई से अगस्त, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर को क्या बोला जाता है, इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो इसको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो काली मिट्टी के लिए जो जाना जाता है वो है मालवा रीजन। अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो मध्य प्रदेश में मालवा रीजन जो है वो कौन सा कहलाता है, तो जो इंदौर सतपुड़ा रीजन है इधर वाला, जो इंदौर उज्जैन वाला रीजन है ये मालवा रीजन है। यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो गेहूं के लिए, कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको याद रखना है आपको कि मालवा रीजन में काली मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगर आपको मैप पता है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं कि जो मैकाल श्रेणी है वो क्या है, सतपुड़ा रीजन में सबसे आपको पूर्वी सीमा पर मिल जाएगी। और वैसे भी आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते थे कि जो भांडेर और कैमूर हैं तो ये जो है वो सतपुड़ा सीमा के पार्ट नहीं है, ये विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया। अब उनका पूछा गया है क्वेश्चन कि कितनी वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको टेंशन नहीं लेना है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 91 ईयर होगा। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने किया था। तो यहाँ पर जो डीपी सिंह हैं उनको क्या है, शिक्षा सलाहकार बनाया गया था। और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। फिर मसाई मारा अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में संबंधित है। अब अभी तक आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क इंडिया के पूछे जाते थे, अब यहाँ पर इंटरनेशनली पूछा गया है ये। तो मसाई जो जनजाति है ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अगर आपको पता होगा कि मसाई ये कहाँ पाई जाती है, कीनिया में। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप कुछ इसका ट्रिक बना सकते हैं कि माँ साई, तो जो माँ है और साईं है इन दोनों को हम काफ़ी मानते हैं, साईं भगवान, साईं बाबा और माँ। तो जो कन्या होती हैं, तो कन्या एक तरीके से बोला जाता है कि माँ का रूप है, पूजा होती है। जैसे देवी माँ की पूजा होती है वैसे कन्या की पूजा होती है और साईं बाबा की भी पूजा होती है। ऐसा कुछ आप रिलेट कर लीजिए कि माँ साई का रिलेशन किससे है, केन्या से है। तो माँ साई जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये किस देश में स्थित है, केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वित को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम 1 जीवित जन्म पर, अधिकतम 2 जीवित जन्म पर, अधिकतम 3 जीवित जन्म पर, या जीवित जन्म की कोई सीमा नहीं है। तो आपने एक स्लोगन इंडिया में काफ़ी फेमस है, हम दो हमारे दो। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर होगा अधिकतम 2 जीवित जन्म पर। तो इसको आपको याद कर लेना है। फिर मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता प्रदान करना है या प्रसार करना है। सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, हीमोग्लोबिन
पैथीस या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आप सिकल सेल एनीमिया बस मार्क मत कीजिएगा, इसका जो उद्देश्य है वो थैलीसीमिया और हीमोग्लोबिन पैथीस को भी खत्म करना है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगेन ये MPPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लुसाने। लुसाने में जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? अब आप जानते होंगे कि जो खेल जगत है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अवार्ड होता था वो पहले था राजीव गांधी अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के 2021 में ही क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया। और ये 2021 में किस महिला खिलाड़ी को मिला था? तो क्रिकेट जगत की महान क्रिकेटर जो हैं मिताली राज को 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ये क्वेश्चन तो अभी आ गया, अब आपसे पूछ सकता है कि 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कॉमनवेल्थ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शरद कमल। शरद कमल ने बहुत अधिक मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ में, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में अब 2022 का पूछ ले। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि आपको अपनी तैयारी का स्तर किस स्तर पर रखना है। मीन्स अगर हम स्पोर्ट्स से पढ़ रहे हैं, अवार्ड से पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अभी हमने जो अवार्ड पढ़ा था उन्हीं खिलाड़ी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, जो कि हॉकी के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, इनके नाम पर ही क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को इनका जन्मदिन रहता है और उन्हीं की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव का जो संबंध है वो कहाँ से है? मणिपुर से है। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नागालैंड, नागालैंड में जैसे जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का है। अगर मिज़ोरम की बात की जाए तो जो चपचार कुट फेस्टिवल होता है वो कहाँ पर होता है? मिज़ोरम में होता है। असम में आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो मैं वही आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डेली करंट अफेयर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अग्निपथ स्कीम आप जानते हैं कि कितनी अधिक चर्चा में थी, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। तो भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीरों की, अब अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर बोला गया था। तो अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए जो संशोधित आयु थी, पहले इसकी जो आयु थी वो 18 वर्ष की गई थी, 18 वर्ष से 23 वर्ष, फिर इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और इसकी आयु की गई कि जो 17.5 मतलब 17.5 से लेके 23 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं जो इसमें सिलेक्ट होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आंसर सी होगा जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी जी से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो याद रखिएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से मार्क करना है कि हाँ पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलिस्म, शरद जोशी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? ये मध्य प्रदेश की ट्राइब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लौह शिल्प के लिए काफ़ी निपुण जनजाति मानी जाती है वो है अगरिया जनजाति। ये लोहे का काम करती हैं और इनके जो देवता होते हैं वो कौन से होते हैं? वो लोहासुर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जनजाति वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। जो बैगाव जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति। क्यों फेमस है? तो इनके जो फैक्ट हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? ये गोंडी भाषा में बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वन्या। जो बी आंसर है, सामुदायिक रेडियो का नाम था आदिवासियों के लिए, रेडियो का क्या नाम था? वन्या।
अवध किशोर जाड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अवध किशोर जाड़िया जी को कौन सा अवार्ड मिला था? इनका संबंध है साहित्य और शिक्षा से। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि अवध किशोर जाड़िया जी को किस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का वर्णन है? ये क्वेश्चन भी आपको सर्च करके बताना है। मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ, आंसर तो मुझे पता है, लेकिन यदि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, जो थोड़े से कम पूछे, मतलब जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, आप इसे सर्च कर लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पद्मावत ग्रंथ में कौन से नृत्य का वर्णन मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर 46 नंबर का क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता, आप थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच अपनाते तो आप कर लेते इस आंसर को, क्योंकि आप जानते हैं कि रानी दुर्गावती जी का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। तो अकबर का जो पूरा वर्णन है वो किस बुक में मिलता है? वो मिलता है अकबरनामा में। और अकबरनामा के रचयिता कौन है? वो है अबुल फजल। तो अब आप आंसर तक पहुंच गए होंगे कि जो चौरागढ़ की लूट का वर्णन है वो अबुल फजल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं पता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी पर किया जाता है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जाम नदी का जो मेला लगता है जाम नदी के किनारे, काफ़ी फेमस मेला है, वो है गोटमार का मेला। इस मेले की भी कुछ अलग सी विशेषता है, शायद आप लोगों को पता होगा। मांधर और धाफड़, इनका संबंध किससे है? तो ये एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। जो मांधर और धाफड़ हैं ये क्या है? दफड़ा है, ये वाद्य यंत्र हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ कराया था? अब देखिए ये एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन काफ़ी, क्योंकि अब अगर आपको ये भी पता है कि राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है तो ये चारों शासक ही राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर याद रखना आंसर जो होगा वो होगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग एक ऐसा शासक था जिसने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ कराया था। तो ये एडीपीओ एग्जाम के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको इनके आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीएस के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।